हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस में। क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट सीरीज में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। So without wasting time, let's get started. Question number 1 है, which of the statement about the reaction below are incorrect? आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसके ऊपर 4 स्टेटमेंट है। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ध्यान से देखो, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, ना कि लेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ध्यान से देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड सही बात है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है आपका लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ध्यान से देखो, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो आपको क्या बताना था, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो ए एंड बी क्या था, इनकरेक्ट। सो द ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए और बी क्या है, इनकरेक्ट, और आपको यही बताना था। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो देखो, चेक करते हैं अपना आंसर फर्स्ट। तो हमारा आंसर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन ए एंड बी स्टेटमेंट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन है और पूछ रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल जो कि एल्यूमिनियम है, वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है। तो फेरस, ये जो आयरन है आपका, वो हो गया लो रिएक्टिव मेटल, और एल्यूमिनियम आपका हाई रिएक्टिव मेटल। और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Fe2O3 में से Fe को रिप्लेस कर रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ऑप्शन डी जो था आपका वो करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, लेकिन हमें रेडॉक्स रिएक्शन तो गिवन नहीं है ऑप्शंस में, तो हम किसको चूज़ करेंगे, ऑप्शन डी को। तो आंसर चेक कर लेते हैं। सेकेंड का आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो कि हमने करेक्ट बताया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन की फाइलिंग मिलाते हैं तो क्या होता है। तो देखो, आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले एक केमिकल रिएक्शन तैयार करनी पड़ेगी। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या मिला, आयरन फाइलिंग्स, तो क्या बनाएगा, सोचो। देखो, आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, फिर रिप्लेस कर देगा इसमें से। तो क्या बना लेगा, FeCl3 कंपाउंड बनेगा, आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इससे अलग हो जाएगी। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो ध्यान से देखो, यही सही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है कंपाउंड। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमें करेक्ट दिख रहा है। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। और ये तीनों ऑप्शन जो है वो मिलाओगे ध्यान से तो इनकरेक्ट है। तो थर्ड का आंसर चेक करते हैं। थर्ड का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जो कि हमने करेक्ट लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, और केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो देखो, पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। देखो, किसी भी स्टेटमेंट को छोटे से फॉर्म में समझा देने को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरे होते नहीं है, एक पूरी कहानी को हम क्या बोल देते हैं लास्ट में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को एक छोटे से फॉर्म में हम समझा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे एक्टिविटी 1.1 में इतनी बड़ी कहानी थी, है ना, इसमें ये मिलाया था, इसको ये किया था, इसको बर्न किया था, लेकिन हमने इसको क्या किया, एक सिंपल शब्दों में से हमने समझा दिया। किसके थ्रू, सिर्फ इस छोटे से स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये कहलाता है इक्वेशन, क्योंकि इसने क्या किया, इतने बड़े से कहानी को छोटे से फॉर्म में समझा दिया। तो ये होता है इक्वेशन। अब देखो, ऐसा इक्वेशन जिसमें केमिकल फॉर्मूले और केमिकल नेम का यूज़ हुआ हो, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक,
अब देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा ताकि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहला पाए। ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ भी 2, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को 2 करेंगे। अब अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। तो चेक करते हैं फोर्थ का आंसर में क्या लिखना है। तो फोर्थ का आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट जो था, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो पास्ट में हमारे से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिससे हमें ये पता चला है कि हम जितना भी लगाते हैं हमें उतना मिलता है। मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने जितना अमाउंट रिएक्टेंट का लिया था, हमें प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही मिलता है रिएक्शन के बाद। तो इस चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। तो इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखेंगे, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज इट मस्ट हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको एग्जाम में क्या करना है, जो मेन जो पॉइंट है ना उसे अंडरलाइन कर देना है ताकि एग्जामिनर का फोकस उस पॉइंट्स पे पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे मेन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे मेन था इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th और 8th स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, जैसे इन स्टेटमेंट्स को केमिकल इक्वेशंस में कैसे तैयार करते हैं। तो वो चीज़ मैंने इस वाली वीडियो में सिखाया है, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाला वीडियो देखना है, फिर इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो पहले उसे देख के आओ, फिर 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन करते हैं। तो 5th का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यानी कि जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो अमोनिया गैस बनती है। अब देखो हाइड्रोजन गैस को उसके फॉर्मूले में लिखते हैं H2, नाइट्रोजन को लिखते हैं N2, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलके, अमोनिया। अमोनिया को लिखते हैं NH3। तो ये चीज़ बनाने के लिए आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, अब इसे करते हैं बैलेंस। ध्यान से देखो, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। तो इसे बैलेंस करने का देखो बहुत सिंपल तरीका होता है। पहले क्या करो, रिएक्टेंट पे जितने भी एटम है वो लिख लो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। प्रोडक्ट में भी यही होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे नाइट्रोजन 1। अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उन एटम्स को बैलेंस कर लो जिसको बैलेंस करना आसान है। बैलेंस करना देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको आसान है, यहाँ पे 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या करो, प्रोडक्ट के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, और ध्यान से देखो ये 2 जो है हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो गया कितना, 3, 2 4 कितना हो गया यहाँ पे 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन अभी इनबैलेंस है। तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करोगे, सिंपल इसे 3 से मल्टीप्लाई दे दो, तो ये भी कितना हो जाएंगे 6 एकदम। तो यहाँ पे 3 से दे दो इसे मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन भी हो गए 6, नाइट्रोजन भी हो गए 2, हेंस ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। तो पहले तो आपको स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में तैयार करना आना चाहिए, फिर उसे बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर में बर्न कर रहा है। तो देखो हाइड्रोजन गैस को क्या लिखते हैं, H2S। तो ये चीज़ बनाने के लिए आपको फिर बता रहा हूँ, वो वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो उससे पहले नहीं कर पाओगे। उसमें मैंने कंप्लीट आपको समझा रखा है इन डिटेल कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न करी है एयर में। तो एयर में बर्न करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। मिला जुला के ऑक्सीजन गैस में बर्न करा है, और क्या बनाया है दोनों ने मिलके, वाटर। प्रोडक्ट में बनाया है आपका वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2। अब देखो पहले क्या करो, बैलेंस करने के लिए जितने भी रिएक्टेंट्स हैं पहले उन्हें लिख लो। अब लिख लो नंबर ऑफ एटम्स इनके, हाइड्रोजन 2 है,
सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3, सल्फर कितना है, 1। अब देखो ये दोनों तो बैलेंस ही दिख रहे हैं, हमें ऑक्सीजन में दिक्कत है, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई दे दो और इसे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर दे देते हैं 3, तो 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दिया है तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई दे देते हैं तो 6 हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो ये जो आपने 2 से मल्टीप्लाई दिया इधर, तो ये सल्फर से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सल्फर कितने हो गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई देंगे तो सल्फर कितना हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दे दो 4 करने के लिए। अब वो एक बार गिन लेते हैं, देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन ये रहे, तो 6 हो गए आपके ऑक्सीजन, सल्फर 2, सल्फर 2। तो अब जो ये इक्वेशन है आपकी गिवन इक्वेशन, ये क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो केमिकल इक्वेशन को तैयार करने का और बैलेंस करने का, दोनों का अलग अलग मार्क्स मिलेगा। तो आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए प्रॉपर। अब करते हैं 5th का सी पार्ट। देखो 5th का सी पार्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड ने क्या किया है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। इसने किसके साथ रिएक्ट किया है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हम लिखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इन्होंने एक PPT बनाया है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ बनाने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे सबसे पहले देख के आओ, तब ये फार्मूले बना पाओगे, नहीं तो फिर फार्मूले नहीं बना पाओगे। बैलेंस करना दूर की बात। अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहले रिएक्टेंट्स जितने भी हैं वो सारे लिख लो। अब देखो बेरियम कितने हैं यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2। अब देखो जिस तरीके से हमने ये वाला बैलेंस किया था उसी तरीके से हमने इसे बैलेंस कर लिया। पहले लिख लिया फिर उसे मल्टीप्लाई कर करके बैलेंस करते गए। अब ये जो इक्वेशन है आपका पार्ट 3 था ये बैलेंस हो चुका है। बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में क्या है, एक पोटेशियम मेटल है। पोटेशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट किया है, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट किया है और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसे बैलेंस करना है, सबसे पहले वही कर लो, जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी आइटम के हैं रिएक्टेंट्स के, उन्हें लिख लो पहले। अब बैलेंस करने के लिए देखो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, इसे 3 से दे दो, इसे 2 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई दे दिया ऑक्सीजन को, और इसे हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई दे दिया, ये भी 6 ये भी 6। पर जब हमने ध्यान से देखो, जब हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई दिया तो ऑक्सीजन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखो ध्यान से ऑक्सीजन तो 2 हुए, सॉरी हाइड्रोजन तो 6 हुए 2 से मल्टीप्लाई करने पे, पर यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम भी 2 हो गया है ना, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखो अब किसको बैलेंस करोगे, अब देखो पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम को यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू, तो 2 से इंटू दे दो, तो पोटेशियम 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हुआ कि नहीं हुआ अभी, ये 6 कहाँ हुआ, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो हो गया 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो यार तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर 4 है ना तो हमने कुछ गलती करी है, गलती ये करी है ना, यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन अभी कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाँ आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, शुरू में कुछ गलती हुई है या फिर ध्यान नहीं दिया मैंने, शुरू में कुछ गलती करी है। और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ध्यान से देखो, पोटेशियम भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। ठीक, तो यार बैलेंस करने के बाद आपको एक बार चेक भी करना है, जैसे मैंने अभी किया और मिस्टेक मुझे पकड़ा गया, ठीक है, तो ऐसे आपको भी एक बार चेक कर लेना है। तो ये कौन सा पार्ट था हमारा, ये डी पार्ट था, यानी कि हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं, अपने आंसर से मैच कर लेते हैं। ठीक,
तो देखो फिफ्थ का जो फर्स्ट है ये है उसका केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस करने के बाद कुछ इस तरीके हो जाएगा। तो अगर हम इसको अपने आंसर से मैच करेंगे तो ये सेम था ऐसा ही, ठीक। और अब चारों पार्ट चेक कर लेते हैं एक बार। बी पार्ट ये था, आफ्टर बैलेंसिंग ऐसा हो जाएगा। सी पार्ट ये था, आफ्टर बैलेंसिंग ये हो जाएगा। डी पार्ट ये था, और आफ्टर बैलेंसिंग कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्स में ऐसे ही लिखना है, पहले बिफोर बैलेंसिंग फिर आफ्टर बैलेंसिंग लिख देना है। ओके, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसमें देखो ध्यान से, केमिकल इक्वेशन पहले से गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो सिक्स्थ काम कर रहे हैं ए पार्ट। इसमें देखो क्या है, HNO3। तो हम क्या करते हैं, सीधा लिख लेते हैं यार। देखो रिएक्टेंट्स में जो जो एटम है वो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, देखो इसमें सबसे पहले उससे बैलेंस करेंगे जिससे बैलेंस करना ईजी हो। तो देखो नाइट्रोजन एक है यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दे दो 2 करने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 से जब मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन 2 हो गया, साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन भी एक बड़ा है। तो पहले हाइड्रोजन कितना था, 3, 2 1 3, अब कितना हो गया, 2 ये रहे 2 ये रहे। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो ऑक्सीजन पे कितने हो गए, पहले 5 थे। अब देखो 3 2 6 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए, और एक 7 ऑक्सीजन में कितना हो गया, 7। कैल्शियम में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब आते हैं इस पे, देखो अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम तो हो गए बैलेंस, सिर्फ किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही किया, 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, पर क्या हुआ, ऑक्सीजन 1 बढ़ गया। पहले ऑक्सीजन कितना था, पहले ऑक्सीजन 6 ये 7 8, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 8। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 2 6 7 8, यहाँ भी तो 8 है यार, यहाँ पे 7 थोड़ी है, यहाँ भी तो 8 ही है। देखो 3 2 6 ऑक्सीजन ये रहे, और 2 ऑक्सीजन ये रहे 8। तो ये जो तुम्हारा गिवन रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 लगाना पड़ा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, बस इतना सिंपल था। बात करते हैं बी वाले पार्ट की। तो बी में क्या है, NaOH। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे बैलेंस करना है। इससे बैलेंस करना आसान हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई देके ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दिया हमने, तो नाइट्रोजन तो हो गए। अब देखो नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो हुआ कितना, देखो 4 ऑक्सीजन पहले थे, अब 2 और आ गए। तो अब 5 की जगह कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 पहले कितने हाइड्रोजन थे, 3, अब कितने हो गए, 2 ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, यानी कि हाइड्रोजन पे हो गए 4। अब देखो तो नाइट्रोजन तो बैलेंस। अब किसको बैलेंस कर सकते हैं ईजिली, हाइड्रोजन को। यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से अगर मल्टीप्लाई दे दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई दे दो तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस। पर ध्यान से देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन का भी। तो पहले ऑक्सीजन कितना था, 4 1 5 था। अब देखो 4 ये रहे और 2 ये रहे, तो 6 हो गया ऑक्सीजन। तो अगर हम रिएक्शन को चेक करें तो नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस था ही। तो हेंस द गिवन इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट तो इजी दिख रहा है थोड़ा। नमक है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। अगर आपको नेमिंग नहीं आती ना, नेमिंग इसका कैसे पढ़ते हैं, तो वो भी मैंने उस वीडियो में सिखा रखी है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक भाई। तो नेमिंग भी वहाँ से सीख लोगे उस वाली वीडियो से, नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी मैंने उस वीडियो में सिखा रखी है। यानी कि मिला जुला के इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो उसी वीडियो में है। इस चैप्टर में मेन यही इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो देखो सब पहले से ही बैलेंस पड़ा है, ठीक। तो ये जो है इसमें फ्री के मार्क्स मिलने थे आपको, ये पहले से ही बैलेंस पड़ा है। तो बात करते हैं पार्ट डी की। देखो पार्ट डी में तो वही चीज़ पहले लिख लो। तो बैलेंस कैसे करना है, क्लोरीन और हाइड्रोजन को बस। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई देते हैं क्लोरीन के बगल में, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 से खुद ही बैलेंस खुद ही हो गया। ये भी 2, ये भी 2, ये सब देखो सब बैलेंस हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था और सब बैलेंस हो चुका है। बात करते हैं तो 6th पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक।
अब 6th पार्ट का आंसर हम मैच कर लेते हैं अपने आंसर शीट से। देखो 6th पार्ट का जो फर्स्ट है ये इसका बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। बी पार्ट आपका ये हो गया। सी पार्ट आपका ये हो गया और डी पार्ट आपका ये हो गया। आपको एग्जाम्स में सिंपल ऐसे लिखना है, कोई भी फालतू की बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वेबसाइट पे होता है बहुत सारी चीज़ें वो फालतू का लिख देते हैं, मैं क्या करता हूँ सिर्फ उतनी चीज़ें लिखवाता हूँ आपको जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और जितना लिखना होता है बस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो फर्स्ट पार्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2, क्या बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, वाटर H2O, तो कैल्शियम। बहुत अच्छी बात है यार, ये भी पहले से बैलेंस पड़ा है, ठीक है, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बी पार्ट क्या है आपका जिंक, तो जिंक को लिखते हैं Zn, सिल्वर नाइट्रेट को लिखते हैं AgNO3। तो ये चीज़ बनाने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक। क्या बना रहा है जिंक नाइट्रेट, जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस, और क्या बना रहा है सिल्वर Ag। तो पहले लिख लेते हैं सारे एटम्स को, तो बैलेंस कर लो इसे। नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई देते हैं यहाँ पे, पर देखो नाइट्रोजन को ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई दिया, सिल्वर भी क्या हो गया खुद ही 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो 6 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 सिल्वर में डिफरेंस आ गया, सिल्वर में सिंपल 2 से मल्टीप्लाई अगर दे दें तो सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर भी बैलेंस। तो जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब बैलेंस, हेंस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बात करते हैं पार्ट सी की। तो सी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव राइज टू क्या कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अब इसे भी बैलेंस करना है। देखो बैलेंस किसे करना है हमें, क्लोरीन को। तो क्लोरीन को यहाँ पे क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और कॉपर भी कितना हो गया, पहले 1 था अब कॉपर कितना हो गया 3। यहाँ पे क्लोरीन को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई दिया है, तो क्लोरीन तो हमारा क्या हो गया 6, पर देखो एल्यूमिनियम कितना हो गया 2। अब देखो एल्यूमिनियम को यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम भी 2, यहाँ पे कॉपर 3 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई दे दो तो कॉपर भी 3। क्या हो गया इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। बात करते हैं पार्ट डी की। देखो पार्ट डी आपका क्या है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को उसके फॉर्मूले में लिखते हैं हम BaCl2। फार्मूला बनाने के लिए वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं K2SO4। यार किसी भी क्वेश्चन को ना पहले खुद सॉल्व किया करो, ठीक है, और फिर अपने आंसर को मेरे से क्रॉस चेक किया करो, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें। तो पहले खुद क्या करो फिर मेरे आंसर से एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना, उतना भी हार्ड थोड़ी है। तो बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड KCl। बैलेंस करने का वही पुराना तरीका जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं बेरियम। तो यार बस आपको क्या करना है इसको 2 से है ना बैलेंस करने के लिए, और सब तो बैलेंस ही पड़ा है, तो मिला जुला के यहाँ पे 2 लगा दो, तो पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और सब क्या हो गया बैलेंस। बहुत आसान था ये तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या हो चुका है ख़त्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये जो हमारा 5th था 5th 6th 7th लगभग एक जैसे ही थे, है ना। इसमें थोड़ा कहानी था, मतलब कि स्टेटमेंट था, उसे केमिकल इक्वेशन में चेंज करना था। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ही गिवन थी, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन गिवन तो है पर वर्ड के फॉर्म में। इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन गिवन थी। 8th पार्ट जो है उसमें भी वर्ड इक्वेशन गिवन है, इसको बैलेंस करना है और ये भी बताना है साथ में कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये इसमें नया है, इसमें नया ऐड हुआ है क्या कि ये भी बताना है किस टाइप का रिएक्शन है ये। अभी तक था तो नहीं ना कुछ ऐसा, नहीं था।
अब देखो 8th का जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसे कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड। और देखो यहाँ पे स्टेट लिखी हो ना, तो वहाँ पे एग्जाम्स में आपको स्टेट लिखना है। यहाँ पे स्टेट गिवन नहीं थी अभी तक, तो हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गिवन है तो हमें स्टेट भी लिखना है आंसर में आपके अपने बोर्ड्स में। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, KBr। अब ब्रैकेट में लिख लेना एक्वस किसके साथ मिल रहा है, बैरियम आयोडाइड के साथ, तो BaI2। ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, तो Ki प्लस क्या बना रहा है, बैरियम ब्रोमाइड, तो BaBr2। अब देखो बैलेंस कर लेते हैं इसे, तो स्टेट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, खुद से बैलेंस करने की कहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई देते हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई दिया तो I तो 2 हो गया, साथ में क्या हुआ, पोटेशियम भी 2 हो गया। अब देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई दे दो यहाँ पे, तो पोटेशियम कितना हो गया, 2, साथ में क्या हो गया, Br भी 2 हो गया। अब देखो पोटेशियम 2, बैरियम ब्रोमीन 2, बैरियम 1, आयोडीन 2। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, बी की। तो बी में क्या है, जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO में, प्लस क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जिंक कार्बन ऑक्सीजन, जिंक कार्बन ऑक्सीजन, जिंक कितना 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, जिंक 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो भाई ये भी पहले से बैलेंस पड़ा है। देखो ध्यान से, हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दी, इनमें ये भी बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, देखो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें ध्यान से देखोगे तो 2 जो आयन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो पहले क्या था, K के साथ Br था, अब क्या K के साथ क्या आ गया, I आ गया। पहले Ba के साथ क्या था, I, और यहाँ पे Ba के साथ क्या आ गया, Br हो गया। तो यहाँ पे जो 2 आयन्स थे ना, इनके आयन्स, ये आयन्स क्या हो चुके हैं, आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। और जब 2 आयन्स एक्सचेंज होते हैं आपस में, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, तो ये साथ में ये भी लिख दोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ध्यान से देखो, जब भी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपने चैप्टर पढ़ते समय किया होगा, है ना, और नहीं भी किया होगा तो यार बहुत आसान है, सीख सकते हो 2 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना। बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 8th। देखो पार्ट सी है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस है प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन भी गैस है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन 1, इसको तो यार सिंपल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई दे दो, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखो ये इसका अपोजिट है। इसमें क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा था, यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये था डिकम्पोजिशन, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कई बार ये भी बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट रिएक्शन है, वो तो है ही, है ना, यहाँ में साफ साफ दिख रहा है। बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में क्या है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ओके, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो बैलेंस कर लेते हैं, ये भी देखो लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई देते हैं तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम 1 हो जाएगा, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और ये आपको किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है और क्लोरीन के साथ खुद जुड़ गया। तो ये आपका रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब देखो बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो आपको ये बताना है। देखो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व हो, यानी कि हीट निकले
उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसे जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, हमारा बाल्टी जो होती है हमारी हीट होने लगती है, तो उसमें क्या हुआ, मिला जुला के जो रिएक्शन था वो क्या हुआ, उसमें हीट इवॉल्व हुआ है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट लगे, ठीक है, उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें हीट लगाना पड़े, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सो निकलना, एंडो लगना, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने, ऑक्सीजन का सप्लाई किया था, हीट का सप्लाई किया था। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो वो हो गया आपका एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, और वो चूना पानी वाला हो गया एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। तो ये आप रिएक्शन में लिख सकते हो। तो देखो एग्जाम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी इंग्लिश रटनी पड़ेगी। देखो तो एक्सोथर्मिक, देखो एंडोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो यानी कि लगे, उस टाइप के रिएक्शन को एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, यहाँ से अगर आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या करना पड़ता है, सनलाइट लगता है यानी कि हीट लगती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, किसी भी आइस को पिघलाने के लिए क्या होगा, हीट लगेगा। तो ये सिंपल रिएक्शन होगा डेली लाइफ वाले। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो जो उस टाइप के थे इक्वेशन वाले। एंडोथर्मिक देखो, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, यानी कि ऐसे रिएक्शन में हीट निकले प्रोडक्ट के साथ, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर आपको याद हो, लाइफ प्रोसेस पढ़ा हो तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारा एनर्जी में। तो ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, तो लास्ट में हीट तो रिलीज हुआ। और जो हीट जब हम बात कर रहे हैं ना एक्सोथर्मिक में, जरूरी नहीं है हीट ही वो जो एनर्जी है वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हीट ही हो। ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ में हीट बोलते थे। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, एग्जाम्पल्स ये लिख सकते हो बोर्ड्स में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है यार, वेबसाइट पे क्या होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, वो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उतना ही आता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है जब हम सांस लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो उस टाइप के उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो अगर आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा हो या फिर जब मैं पढ़ाऊँगा तो देखो उसमें होता क्या है, जो भी फूड खाते हैं ना, वो फूड क्या होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या होता है साथ में, जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं अपनी नोज से, तो वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, वो भी ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुँचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है ना, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, 3 चीज़ें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एक एनर्जी बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अपने बॉडी से गिवन आउट कर देते हैं, वाटर भी स्वेट के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और ये जो एनर्जी बनता है, इसी एनर्जी पे हमारा बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं वो इस एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, इस रिएक्शन को काफ़ी डेप्थ में समझने के लिए आपको हायर क्लासेस पढ़ना पड़ेगा। जैसे 12th में इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझा रखा है बायो में। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं समझ सकते, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर। तो ये जो एनर्जी बना है, अब देखो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी बने, है ना, उस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। अब एनर्जी क्या हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है एनर्जी से। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बस इस चीज़ को क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को आपको किस में लिखना है, स्टोरी के फॉर्म में लिखना है, यानी कि रिटन फॉर्म में लिखना है इंग्लिश में। अब देख लेते हैं, देखो 10th करना कैसे आपको। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्रोसेस ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज इन्वॉल्व। तो मेन क्या है, हीट इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करें, इसे एक्सोथर्मिक। साथ में रिएक्शन भी लिख दोगे तो ठीक है, एग्जामिनर समझेगा कि तुम्हें अच्छा खासा आता है नॉलेज इस चीज़ की। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, राइट। तो आज की इस लेक्चर की PDF का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो भी आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, जितने भी आंसर्स हैं उसके हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको। इस लेक्चर से कोई भी अगर क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
और अगर लेक्चर समझ आया हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर का पार्ट 2। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।